हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। इससे पहले मैं वीडियो में हमने देखा कि प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक यानी हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक समझे थे। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं यहाँ पर हम इन्हीं को जानने वाले हैं और इनको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आधार एक के आधार पर हमने लिखा है अन्य देशों के साथ व्यापार के आधार पर, यानी अन्य देशों के साथ व्यापार के आधार पर हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के विभाजन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का विभाजन अन्य देशों के साथ व्यापार के आधार पर किस प्रकार से होता है, तो ये दो प्रकार का हमको देखने को मिलता है, जिसमें खुली अर्थव्यवस्था है और बंद अर्थव्यवस्था है। अब खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था हमारे किसके, व्यापार के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था के दो प्रकारों को यहाँ पे देखा हुआ है। तो अब खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो खुली अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें आयात और निर्यात का कार्य यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको। जैसे जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें किसी भी देश के साथ क्या किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है। किसी भी देश के साथ क्या किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है। यानी कोई भी देश अपने देश से आयात और निर्यात कार्य दोनों ही कर सकता है। जैसे भारत को ले लीजिए, इसमें भारत क्या करता है, जैसे अमेरिका के साथ हम कोई सामान अगर अमेरिका से यहाँ पर मंगा रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सामान अमेरिका में बेच रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा आयात और निर्यात कर रहे हैं हम, और इसको हम किस आधार पर ले रहे हैं, व्यापार के आधार पर हम खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी खुली अर्थव्यवस्था होती क्या है, जिसमें ये कहें हम जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा इंटरनेशनल क्या होता है, व्यापार होता है, तो उसको हम खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। यानी आयात और निर्यात का कार्य यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इस खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और वही जो बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था में हमें ये आयात और निर्यात जैसे कार्य देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि बंद अर्थव्यवस्था वाली जिन देशों में बंद अर्थव्यवस्था होती है वो देश क्या करते हैं, वो किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करते हैं। यानी वो अपने देश के अंदर अपने ही देश में सीमित रहते हैं। यानी आयात और निर्यात वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपसे प्रश्न बनेगा तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं कि आयात और निर्यात जहाँ पर होता है वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। आयात और निर्यात जहाँ पर नहीं होता है वो क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। दूसरा आधार आ जाता है हमारा संसाधनों के वितरण के आधार पर। अब संसाधन क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं कि मानव संसाधन। मानव भी क्या है, एक संसाधन है। तो मानव संसाधन इसको बोला जाता है। जैसे हम भी भारत ने क्या कुछ लोगों को यहाँ से इजराइल भेजा था कि कार्य करने के लिए। तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी भारत की जनसंख्या आज विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे देश की जनसंख्या है। तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अन्य देशों को हम क्या कर रहे हैं, हमारे वहाँ से लोग जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं अन्य देशों में, वहाँ पर रह के क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा के अपने भारत में भेज रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मानव संसाधन है। तो इन्हीं संसाधनों के वितरण के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं। तो इनके आधार पर क्या होता है, संसाधनों के आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था हमको देखने को मिलती है। नंबर एक पर आ जाता है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर दो पर आ जाती है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और नंबर थ्री पर आ जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था हमको संसाधनों के वितरण के आधार पर देखने को मिलती है, जिसमें हमारा सबसे पहले आ जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी आ जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी आ जाती है यहाँ पे कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये होती है जहाँ पे क्या होता है, स्वामित्व की बात होती है। यानी स्वामित्व का मतलब क्या है, अधिकार की बात होती है। यानी जो संसाधनों का अधिकार होता है वो किसका होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वो निजी क्षेत्र का हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अधिकार देखने को मिलता है संसाधनों पे। अब वो चाहे कोई भी संसाधन हो सकता है वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल हो, यानी खनिज पदार्थ हो, उन पे उनको खनन करने का काम, उनको निकालने का काम, उनको प्योरीफाई करने का काम वहाँ पर कौन कर रहा होगा, निजी क्षेत्र कर रहा होगा। यानी प्राइवेट सेक्टर ये इस काम को कर रहा होगा। यानी स्वामित्व किसके पास होता है, निजी क्षेत्र के पास होता है। यानी प्राइवेट सेक्टर के पास वहाँ पे स्वामित्व हमको देखने को मिलता है। यानी अधिकार जो होता है संसाधनों को किसका होता है, निजी क्षेत्र का होता है। इसके अलावा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो स्वामित्व की बात आती है, यानी अधिकार की बात होती है, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या सरकार का क्या होता है, कंट्रोल होता है। यानी सरकार के पास संसाधनों पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, अधिकार होता है। सरकार क्या करती है, संसाधनों का जो चाहे उसमें खनिज पदार्थों का निकालना हो, खनिज पदार्थों को प्योरीफाई करना हो, या किसी खनिज को निकालने के बाद उसको प्योरीफाई करके कुछ नया उत्पाद बनाने का हो, तो सारे ही काम करती है ये सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पर ज़्यादा कार्यरत होता है। यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही एक प्रकार से पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कार्यरत होता है। इसके अलावा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो स्वामित्व होता है वो इन दोनों क्षेत्रों पे देखने को मिलता है। जो यहाँ पर हम दोनों क्षेत्र देख रहे हैं वो यहाँ पर हमको दोनों ही लोग क्या देखने को मिलते हैं, कार्य पे देखने को मिलते हैं, चाहे सरकार हो चाहे निजी क्षेत्र हो। गवर्नमेंट भी यहाँ पर कार्य कर रही होती है और इसके अलावा यहाँ पे निजी क्षेत्र भी कार्य कर रहा होता है। जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, कुछ चीज़ों पर क्या होता है, निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। यानी ये दोनों ही मिलजुल कर क्या कर रहे होते हैं, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में कार्य कर रहे होते हो। अब इन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा हमारे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इनके उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से देशों में क्या है ये अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एग्जाम्पल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं। इसके अलावा हम यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं या ब्रिटेन कहते हैं। तो ये इन दोनों ही देशों में क्या देखने को मिलते हैं, हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे क्या निजी क्षेत्र ज़्यादा क्या है, सक्रिय देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें हम देखते हैं यूएसएसआर, इसको हम क्या कहते हैं, सोवियत संघ के नाम से जानते थे, जो आज वर्तमान में जिसका प्रमुख के रूप में हम रशिया को देखते हैं यानी रूस को देखते हैं। तो इसी को हम 1990 तक क्या कहते थे, यूएसएसआर कहते थे, यानी सोवियत संघ के नाम से इसको जानते थे। तो सोवियत संघ हो गया, इसके अलावा उत्तर कोरिया हो गया। ये इन दो देशों में हमको क्या देखने को मिलती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि इसमें पूरा ही चीज़ों पे किसका कंट्रोल होता है, सरकार का कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें हमारा भारत आ जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, हमारा भारत देश है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है हमारी भारत की, जिसमें हमारे सरकार भी कार्यरत है, इसके अलावा हमारा निजी क्षेत्र भी कार्यरत है इसमें क्या है भारत में। तो इसीलिए भारत को क्या रखा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो हमारा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होता है, यानी सरकार ज़्यादा क्या नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए। वहाँ क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे निजी लोगों को ज़्यादा अधिकार होते हैं, वो अपना कार्य कर रहे होते हैं, चाहे संसाधनों का उत्पादन हो या संसाधनों या कोई किसी भी चीज़ पे काम करना हो। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, निजी क्षेत्र का पे ज़्यादा सक्रिय देखा जाता है। इसके अलावा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे क्या होता है, सरकार का पूर्णतः अधिकार होता है, यानी सरकार का यहाँ पे क्या रहता है, पूर्ण रूप से कंट्रोल रहता है किसी भी चीज़ पर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ज़्यादा सक्रिय रहती है। अब इसके अलावा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या सरकार और निजी क्षेत्र का क्या रोल होता है कि आवश्यकता के अनुसार दोनों ही का एक अधिकार देखने को मिलता है। यानी जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसी प्रकार से वहाँ पर सरकार भी क्या होगी, सक्रिय होगी, और उसी प्रकार से निजी क्षेत्र भी वहाँ पे सक्रिय होगा। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों का ही मिला जुला रूप हमको देखने को मिलता है। अब साथ में हम कहते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है, एडम स्मिथ को जाना जाता है। 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी इसकी। तो द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने कई सारे सिद्धांत अपने दिए, जिसमें इनका एक राज्य हस्तक्षेप का सिद्धांत आता है। यानी राज्य का क्या मतलब है, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी निजी क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा देने की बात करते हैं एडम स्मिथ। इसीलिए इनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक माना जाता है, एडम स्मिथ को। इसके अलावा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसके जनक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी था, मतलब दास कैपिटल इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है। इस दास कैपिटल में इन्होंने क्या किसकी बात करते हैं, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में इनको जनक के रूप में इस कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। इनकी बुक आपको ध्यान में रखनी है, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी जाती है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा यहाँ पर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। अब प्रतिस्पर्धा यहाँ पे क्या नहीं पाई जाती, क्योंकि सब चीज़ काम अगर गवर्नमेंट ही कर रही है तो गवर्नमेंट कहाँ से उसमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कम से कम होती है, यानी कॉम्पिटिशन यहाँ पे बेहद कम देखने को मिलता है, यानी होता ही नहीं है एक प्रकार से यहाँ पे जिस समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके जनक के रूप में कीन्स को माना जाता है। कीन्स क्या है, अर्थशास्त्री है, इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बुक लिखते हैं जब हमारे विश्व में आर्थिक मंदी से विश्व के देश गुजर रहे थे उस टाइम पे। फिर उसके आर्थिक मंदी के बाद से जब 1936 में एक बुक लिखते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये बताते हैं उसमें किस प्रकार से इस आर्थिक मंदी से बाहर निकला जा सकता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या रखते हैं, सामने रखते हैं, जिसको अपना आज बहुत सारे देशों ने क्या कर लिया, अपना लिया है। तो ये इसके जनक की ओर माने जाते हैं, कीन्स साहब माने जाते हैं। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपने इनका नाम याद रखना है और दूसरा इनकी बुक का नाम याद रखना है। हम पहले वाली वीडियो में इसके बारे में काफ़ी बात करी हुई थी। इसके अलावा जो हमारा प्रतिस्पर्धा अधिकतम होती है कहाँ पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। एक ही प्रोडक्ट को 2-3 कंपनियाँ बना रही होती हैं। तो जैसे आज मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, तो मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी वैरायटी हमको देखने को मिलती है। भले ये काम सबका एक ही है, फ़ोन करना, बात करना है, और इसके अलावा उसमें कैमरा है, ये सारी चीज़ें सब फ़ोनों में मिलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें क्वालिटी में फ़र्क देखने को मिलता है। तो इसी को प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, यानी कंपटीशन कहा जाता है। यानी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने की सोचती है, दूसरी कंपनी और बेटर बनाने की सोचती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, ग्राहक को फायदा मिलता है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है, इसमें अधिकतम लाभ के लिए क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। यानी कंपनी क्या करती है, अपना अधिकतम लाभ को चाहती है, यानी इसमें लोगों का हित को कम से कम देखा जाता है। तो इसमें जो कंपनी का मालिक होगा वो क्या कहेगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की
सोचेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की यहाँ पे बात होती है, जिसके अलावा प्रतिस्पर्धा अधिकतम होती है इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और साथ में यहाँ पर मांग आपूर्ति सिद्धांत कार्य करता है। अब मांग आपूर्ति सिद्धांत क्या होता है कि जिस हिसाब से डिमांड होगी यानी जिस हिसाब से मांग होगी उसी हिसाब से उसकी वो क्या होगी पूर्ति भी की जाएगी और उसी हिसाब से वहाँ पर उसका मूल्य भी काम करेगा। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा, यानी मांग बढ़ेगी, मांग के साथ उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी है अगर किसी चीज़ को बना रही है, उसको सीमित मात्रा में उस चीज़ का उत्पादन कर रही है, लेकिन क्या होता क्या है, अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो उसका प्राइस बढ़ा देगी। तो प्राइस बढ़ने पे क्या हो जाता है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मांग आपूर्ति सिद्धांत हमको देखने को मिलता है इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और साथ में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें अधिकतम कल्याण की बात होती है, यानी जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनका अधिकतम कल्याण हो सके इस पर क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट काम कर रही होती है। यानी यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम कल्याण की बात होती है। और ये 1917 में रूस में क्या होती है, क्रांति होती है, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये बोल्शेविक क्रांति जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के ही आधार मानी जाती है। और ये कब होती है, 1917 में होती है। आपको इसका नाम याद रखना है। इसको रूस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है या बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब होती है, 1917 में होती है। साथ में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें क्या होता है कि सरकार का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है यानी महत्वपूर्ण जो संसाधन होते हैं उन पर क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है। जैसे आप इसमें परमाणु को ले लीजिए, यानी जो हमारा परमाणु वाला क्षेत्र है वो क्या है, आज भी हमारे गवर्नमेंट के पास है, वो निजी क्षेत्रों के हाथ में नहीं दिया हुआ है। क्योंकि वो काफ़ी क्या होता है, संवेदनशील चीज़ें होती है जो क्या होती है, सरकार के पास होती है। इसको अगर निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसलिए सरकार ने इसको अपने पास रखा हुआ है। और साथ में जैसे परिवहन है, परिवहन में इसको गवर्नमेंट ने अपने पास भी रखा हुआ है और साथ में निजी लोगों के हाथ में भी दिया हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि रोडवेज को ले लीजिए आप, रोडवेज में गवर्नमेंट की सरकारी बसें चल रही है और फिर उसके अंतर्गत हम केमू देखते हैं तो केमू को हम प्राइवेट हाथों में दिया हुआ है, प्राइवेट लोग छोटी बसें चला रही है। तो ये दोनों ही कार्य कौन कर रहे हैं, गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र दोनों को इस कार्य को मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन जो परमाणु वाला क्षेत्र है वो केवल गवर्नमेंट के हाथ में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सरकार जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उनको अपने पास रखती है और लेकिन जो चीज़ें दोनों ही कर सकती है उसको गवर्नमेंट ने निजी हाथों में दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की बात होती है। अब आर्थिक नियोजन यानी यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे आर्थिक सर्वे शोध है यहाँ पे और समाज में रहने वाले लोगों का आर्थिक स्थिति देखी जाती है, उस हिसाब से वहाँ पर प्लानिंग की जाती है। जैसे इसमें पंचवर्षीय योजनाओं का क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है। हमारे भारत में भी इससे आज से पहले क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। जैसे उसमें हम योजना आयोग को देखते थे, आज जो वर्तमान में हमारा क्या हो गया, नीति आयोग बन गया है। तो ये यहाँ पे क्या होती है, पंचवर्षीय योजनाएं हमको देखने को मिलती है इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो ये हमारी कुछ जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इसके अलावा समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, साथ में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसको हमने यहाँ पे समझा। आगे जो इसका बेस थ्री है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। ये हमारा अर्थव्यवस्था के आधार नंबर 3 है और आधार जो तीसरा है ये है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो दो आधारों को देखा हमने, जिसमें व्यापार के आधार पर देखा 2 प्रकार देखे, उसके बाद हमने देखा संसाधनों के आधार पर भी हमने 3 प्रकार पढ़े। अब विकास के आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी आती है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरी आती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो अब ये क्या होती है, इन तीनों में क्या अंतर होता है उसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे कि इसमें विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें औद्योगिकरण की बात करें तो हम औद्योगिकरण यहाँ पे क्या होता है, औद्योगिकरण पूर्ण रूप से हो चुका होता है, यानी औद्योगिकरण यहाँ पे पूर्ण रूप से हो चुका होता है इस विकसित अर्थव्यवस्था में। और दूसरा जो विकासशील अर्थव्यवस्था होते हैं उसमें क्या होता है, जो औद्योगिकरण होता है वो चल रहा होता है, यानी यहाँ पे औद्योगिकरण चल रहा होता है, कुछ टाइम यहाँ पे हो चुका होता है औद्योगिकरण। और इसके अलावा जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है इसमें अभी अभी औद्योगिकरण की शुरुआत मानी जाती है, यानी शुरुआत हो ही रही होती है किसकी, औद्योगिकरण की। यानी सबसे पहले जो औद्योगिकरण विकसित की बात करें तो इसमें हो चुका होता है और विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण चल रहा होता है। और इसके अलावा जो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही होती है, यानी क्या होता है वहाँ पे स्टार्ट ही करा होता है क्या, औद्योगिकरण। इसके अलावा जो हमारा तकनीकीकरण या तकनीकीकरण जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर तकनीकीकरण क्या होता है, ये भी वहाँ पर पूर्ण रूप से हो चुका होता है। अब तकनीकीकरण यहाँ पर पूर्ण रूप से हो चुका होता है, लेकिन जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है यहाँ पर तकनीकीकरण क्या होता है, चल रहा होता है। जिस प्रकार से औद्योगिकरण चल रहा होता है उसी प्रकार से तकनीकीकरण भी यहाँ पे क्या होता है, चल रहा होता है। और जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है इसमें अभी अभी क्या होती है, तकनीकीकरण की शुरुआत मानी जाती है, यानी यहाँ पे अभी क्या होता है, रिसेंटली यहाँ पे स्टार्ट किया होता है तकनीकीकरण। तो ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या होती है, विशेषता होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो विकसित अर्थव्यवस्था है इसमें आधारभूत संरचना का कार्य हो चुका होता है। अब आधारभूत संरचना से क्या मतलब है, जैसे आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना क्या होती है, उसमें रोडें आ जाती हैं,
जो हमारे बड़े निर्माण होते हैं, जैसे इसमें आधारभूत संरचना में सबसे पहले हमारा परिवहन आ जाता है, चाहे वो जल परिवहन हो, स्थल परिवहन हो, वायु परिवहन हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो चुकी होती हैं, विकसित अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का कार्य यहाँ पे कम्प्लीटली पूर्ण हो चुका होता है। इसके अलावा जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जो आधारभूत संरचना का कार्य क्या होता है, ये भी यहाँ पे चल रहा होता है। और साथ में जो हमारे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें अभी अभी कार्य प्रारंभ हुआ होता है। इन कार्यों पे आधारभूत संरचना का कार्य यहाँ पे शुरू ही हुआ होता है इस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। साथ में जो हमारा विकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है, यानी जो प्रति व्यक्ति आय होती है यहाँ पे बहुत अच्छी दिखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका होता है, औद्योगिकरण हो चुका होता है काफ़ी पहले। इसके अलावा यहाँ पर तकनीकीकरण हो चुका होता है। इसके अलावा यहाँ पर आधारभूत संरचना का कार्य यहाँ पर पूर्ण रूप से हो चुका होता है, जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इस विकसित अर्थव्यवस्था में। लेकिन जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसमें असमान होना यहाँ पे क्या देखा जाता है, असमान उसका देखने को मिलती है, यानी हर व्यक्ति की यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, जिस कारण से इसको हम क्या कह रहे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था देखने को कहते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के पास तो बहुत सारा उनकी क्या है, प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन कुछ लोगों की बहुत सारी कम क्या है, प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारी विकसित यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय का क्या होता है, निम्न स्तर होता है। बहुत कम यहाँ पे क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, और काफ़ी बुरी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है लोगों की प्रति व्यक्ति आय के इसमें। और जीवन स्तर भी लोगों का काफ़ी यहाँ पे निम्न स्तर का देखने को मिलता है इस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। तो साथ में जो अब विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनमें कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, उसमें आता है हमारा यूएसए, और इसके अलावा हमारे यूरोपीय देश जो हैं, ये सारे ही हमारे किस में आते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये देशों को रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण हो चुका है, तकनीकीकरण हो चुका है, इसके अलावा आधारभूत संरचना का निर्माण यहाँ पर हो चुका है, और साथ में प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी अच्छी है। तो ये इसमें आते हैं हमारे यूएसए, इसके अलावा यूरोपीय देश। अब जो हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आते हैं, ये आते हैं ब्रिक्स के सदस्य देश। अब ब्रिक्स एक संगठन है, तो ब्रिक्स संगठन के जो भी सदस्य देश हैं वो हमारे विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारा इंडिया भी क्या है, शामिल है। और इसके अलावा जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे तीन जो अर्थव्यवस्थाएं देखिए हमने विकास के आधार पर, ये इसके प्रकार थे। इसमें विकसित अर्थव्यवस्था, इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था, इसके अलावा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं हमारी भारत की क्या स्थिति है। अब भारत की बात आती है तो भारत क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर आयात और निर्यात का कार्य चल रहा है। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत है, साथ में ये क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो आप क्या कह सकते हैं, इन तीनों देशों के आधार पर हम भारत की स्थिति देखें तो सबसे पहले खुली अर्थव्यवस्था में आता है भारत, दूसरा यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, और तीसरा यहाँ पे क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी ये ब्रिक्स का सदस्य देश है भारत, इसी कारण से ये विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है भारत। और साथ में यही क्या है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये उभरती अर्थव्यवस्था है, मतलब भारत जो है उभरती अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, जो विश्व में तीसरे नंबर पे है। यानी उभरती अर्थव्यवस्था यहाँ पे उभर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, तो क्या कर रही है, तरक्की कर रही है, तो इसलिए तीसरे नंबर पर आता है विश्व में हमारा भारत। इसके अलावा जो विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, यानी विश्व में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, भारत की है। और साथ में जो विश्व बैंक के अनुसार भारत क्या है, लोअर मिडिल अर्थव्यवस्था है। तो ये विश्व बैंक क्या होता है, हर किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक नंबर देता है, तो उसी को विश्व बैंक के अनुसार हमारे भारत को लोअर मिडिल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार थे, जिनको हमने आधार 1, आधार 2, आधार 3 के आधार पर समझा, और आप लोगों को भी शायद ये समझ आ गए होंगे। और इसके अलावा हमारा आपसे कुछ प्रश्न है, तो जैसे आपको बताना है कि आधार 1 के आधार पर आपको बताना है कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, और दूसरा आपको बताना है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो हमारे विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, इनके दो अंतर लिखिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।